बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बनों के अंदर सूरत हाल बहुत मुश्किल और बहुत गंभीर होती जा रही है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 15-16 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ये भी बताया जाता है कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो भी कामयाब अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जो मिलिटेंट्स है वो यही मुतालबा कर रहे थे कि उनको सेफ पैसेज दिया जाए, उनको एयरलिफ्टेड किया जाए हेलीकॉप्टर के ज़रिए अफ़गानिस्तान, और उनके तमाम लोग जो उन्होंने वहाँ से रिहा करवाए हैं उनको साथ दिया जाए, और उसी सूरत में फिर जो जितने लोगों को उन्होंने यरगमाल बना दिया है वो उनको छोड़ देंगे। लेकिन ये मुतालबा मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस उसको मानेंगे। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा खौफनाक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मैं देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान जो बता रहे थे कि बाहर से वहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि ये कैंट का इलाका है, फौज का इलाका है, और उसके अंदर CTD का ये मरकज़ था जहाँ पे इन मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करने के बाद शिफ्ट किया जाता था, वहाँ पे रखा गया था और उनसे इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी था। और वो बता रहे थे कि दौरान तफ्तीश कुछ मिलिटेंट्स ने वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों से असलहा छीना, और उसके बाद फिर जो मौजूद सिक्योरिटी एहलकार थे उनको यरगमाल बनाया गया। फिर उनके जितने लोग वहाँ पे अगर ज़ेर हिरासत थे उनको वहाँ से छुड़वाया गया, और साथ साथ जो सस्पेक्टेड आम वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो भी इस मरकज़ के अंदर मौजूद थे। क्योंकि सुबह से 3-4 ऐसे वीडियोज़ आए हैं जिसमें जो लोग जिन लोगों की वीडियो जारी की गई है वो यही बता रहे हैं कि हम लोकल बनों के हैं, हम सस्पेक्टेड है, गिरफ्तार किया गया है, यहाँ पे रखा गया है, और अभी मिलिटेंट्स उनको भी ये धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उसी सूरत में इनको भी मारा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो अगर हम परस करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वाक़या रोनमा हुआ, तो जो CTD के ऑफिशियल हैं वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से वो किसी मिलिटेंट्स को, सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठे करके उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनके हाथ खुले होते हैं। क्योंकि हमने अगर देखा है तो जब भी इस किस्म के ख़तरनाक किस्म के लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उनको इसी तरह नहीं छोड़ा जाता, उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उनको बाकायदा जो हिफाजती इक़दाम होते हैं वो किए जाते हैं। फिर अगर एक बंदे से तफ्तीश की जा रही थी तो क्या वो इतना बहादुर था कि वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी जो एहलकार मौजूद थे उनसे असलहा छीन लिया, और उसके बाद फिर पूरे जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको यरगमाल बनाया गया। जो बाकी सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ पे मौजूद थे वो क्या कर रहे थे? जब एक बंदे ने अगर ये काम किया तो होना तो ये चाहिए था कि मतलब एक सिक्योरिटी एहलकार तो नहीं हो सकता, काफ़ी सारे उधर होंगे, क्योंकि इतने हसास जगह पे 1-2 बंदे तो नहीं हो सकते, काफ़ी सारे होंगे। तो जब इस बंदे ने अगर वहाँ पे किसी से अगर बंदूक छीन लिया तो उनको किस तरह फिर इतनी इजाज़त दी गई, इतना टाइम दिया गया कि वो पूरे जो अमला वहाँ पे मौजूद है उनको यरगमाल बनाया जाता है? कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये तो जब तहकीकात होगी तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि असल वाक़या क्या हुआ था। लेकिन सूरत हाल तो गंभीर हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, क्योंकि हम तो ये दावा कर चुके थे कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है और उनको यहाँ से निकाल दिया है। अभी तो यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, और यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी। टूरिज़म बहाल हुआ था, यहाँ लोगों की ज़िंदगी अमन व अमान से एक बार फिर गुज़र रही थी, लोग खुश थे, लोगों के कारोबार दोबारा शुरू हो गए थे। और उस पूरी सूरत हाल के अंदर पिछले 8 महीनों में वो सारा कुछ जो कामयाबियाँ हासिल की गई थी, 8 महीनों के अंदर अंदर उन तमाम कामयाबियों को हाथ से जाने दिया गया। ये एक बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, एक चलती पुरती हुकूमत को हटा दी गई, उसके बाद फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, अभी तक वही सूरत हाल चल रही है।
اس کی وجہ سے پھر ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا. ملک کی معیشت آج جس نہج پہ پہنچ چکا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا یہ معاملہ رونما ہوا، اور پچھلے 8 مہینوں کے دوران آپ دیکھ لیں کہ آئے روز ہمارے جو سیکیورٹی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. روزانہ کئی پولیس اسٹیشن پہ اٹیکس ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ ہماری فوجی چیک پوسٹوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے والدین بچوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں. اور یہ صورتحال رکتا نہیں، چل رہا ہے. کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ جو ہم نے 80,000 قربانیاں دی تھی اور جس کی بدولت بڑی مشکل سے ہم نے یہ امن حاصل کیا تھا، جو ہماری اکانومی کو $150 بلین کا نقصان پہنچا، تو اس کا یہی رزلٹ آنا تھا. یہ ساری چیزیں ہونی تھی. آج سے 6-7 مہینے پہلے جب مراد سعید نے یہ بات کہی اور وہ بار بار یہ بات روزانہ کہتے رہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال خراب کی جا رہی ہے یا خراب ہوتی جا رہی ہے، تو اس وقت جو مخالفین تھے وہ ان پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی. آج وہی کچھ ہوا جو وہ اس وقت بتا رہے تھے، اور وہ وارننگ دے رہے تھے کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے. آج ساری چیزیں ہاتھ سے اس تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکلتی جا رہی ہے. لیکن اگر اس وقت اس پوری صورتحال کی طرف توجہ دی جاتی تو شاید یہ صورتحال آج اس نہج پہ نہ پہنچتا. آج آپ دیکھ لیں پاکستانی میڈیا کے اندر سب سے بڑی خبر جو ہے وہ پنجاب حکومت ہے، پرویز الہی ہے، شہباز شریف ہے، آصف زرداری ہے، ضمیر خریدی جا رہی ہے، حکومت کو بچا رہی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گے. لیکن آپ کے ملک کا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ اس وقت سیکیورٹی ہے. اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ قوم کو میسج کیا دینا چاہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر صورتحال خراب ہوگی تو اس کا اثر پاکستان کے باقی علاقوں پہ نہیں پڑے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی میڈیا کی ترجیح اس وقت کیا ہے. صرف پنجاب اسمبلی ہے، ان کا ملک کی سیکیورٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ کے پولیٹیشین ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچا رہی ہے. ان کے پاس سیکیورٹی کے معاملات کے لیے کوئی ٹائم دینا میرے خیال میں کوئی ٹائم ہے بھی نہیں. آپ کا جو وزیر دفاع صاحب ہے جن کو آج بنوں کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ آج غائب ہے، ان کا کچھ پتہ بھی نہیں لگ رہا. آپ کی جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہے جس کو بنوں کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ غائب ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے ڈیولپمنٹ سے شیئر کیے جا رہے ہیں. کل رات کو جب آپ کی سیکیورٹی فورسز وہاں پہ آپریشن کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، وہاں پہ ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، وہاں پہ پورے لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے تھے. آپ کی یہ حکمران ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے اور ان کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کر رہے تھے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کتنے سیریس ہیں. یہ ایک بہت خوفناک قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر بن چکی ہے. اور اس سیکیورٹی کے حوالے سے، ان واقعات کے حوالے سے لوگ کا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، لوگ کتنے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کیے جا رہی ہیں. دیکھیے یہ عام لوگ جو سوالات اٹھا رہے ہیں اور پھر وہ یہ تو اٹھائیں گے، ان کے آپ تو ان کو نہیں روک سکتے. جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی اور ایک طرف ملک کے اندر آپ الیکشن کی طرف ملک کو جانی نہیں دیتے اور دوسری طرف یہ چیزیں ہوں گی، پھر تو لوگ سوالات اٹھائیں گے. پھر تو لوگ یہ بھی سوالات اٹھائیں گے کہ امریکن جنرل آپ کے طورخم بارڈر پہ کیا کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے آئے تھے، امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں کے کیوں دورے کر رہے ہیں، دوسرے امریکن آفیشل وہاں کے دورے کیوں کر رہے ہیں. جب افغانستان سے وہ نکل گئے، افغانستان سے ان کے معاملات ختم ہو گئے، تو پھر اتنا انٹرسٹ ان کا اس ریجن کے اندر ایک بار پھر کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے. لوگ تو یہ سوالات پھر اٹھائیں گے، آپ کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، منع کر سکتے. دیکھیں یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ سوالات اٹھائیں گے اور میرے خیال میں اس کو جب آپ سوچیں گے تو لوگ
यकीनी तौर पर फिर हर बंदे के ज़हन के अंदर सवाल आ जाता है। बनों के अंदर आज सूरत हाल ये है कि वहाँ पे लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल है। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त आपकी सूरत हाल ये है कि आपका जो दुश्मन है वो एक बार फिर वहाँ पे पाँव जमा रहे हैं। आपके मुबैना तौर पे जो एनडीएस के एसेट्स है उसको दोबारा हायर किया जा रहा है। मुबैना तौर पे कुछ को दाइश की तरफ भेजा जा रहा है, कुछ को टीटीपी की तरफ भेजा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर जो सूरत हाल है उसको ख़राब किया जा सके। तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो है और दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ वहाँ पे साजिशें कर रही हैं और हमें नुकसान पहुँचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मतलब अगर हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो फिर उसी सूरत में आपको इस मुल्क के अंदर एक मजबूत पॉलिटिकल हुकूमत की ज़रूरत है। जो मौजूदा हुकूमत है उनको तो पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं है। जब पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं है तो डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे और आप मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने भी नहीं दे रहे। ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं लाहौर के अंदर, तो इससे कौम क्या अखज़ करेंगे, कौम क्या सोचेंगे? आप कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब आप अगर इमरान खान को धमकियाँ दे रहे हैं तो धमकियाँ उनको कौन दे रहा है? ये जो सारा ड्रामा चल रहा है इस वक्त, इससे तो मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, एक तरफ आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और दिन ब दिन वो तबाह होती जा रही है, दूसरी तरफ आपके लिए ये सिक्योरिटी इश्यूज पैदा हो गए हैं, तो इसके तो नताइज बहुत ख़तरनाक सामने आ सकते हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इन चीज़ों को सीरियस लिया जाए। अगर मुल्क को बचाना है तो एक मजबूत पॉलिटिकल हुकूमत की ज़रूरत है। डिले मत करें और चीज़ों को मज़ीद गंभीर न बनाए। पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि एक अवामी हुकूमत आ जाए और वो इन मामलात को संभाल ले। अगर आपका मशरक़ी बॉर्डर ऑलरेडी में गैर महफूज है, कितने 70 सालों से 75 सालों से आपका जो मगरबी बॉर्डर जो काफ़ी हद तक महफूज था, 20 सालों से वो भी तबाह हो चुका है। अभी जब बड़ी मुश्किल से हमने कुर्बानियाँ देकर ये सारी चीज़ें हासिल की, तो जो हमारे लोगों की तवक्कुआत पैदा हुई थी, उम्मीदें पैदा हुई थी कि अभी मामलात बेहतर हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें एक बार फिर ख़राब होती जा रही हैं। तो मेरे ख़्याल में जो हमारे बाइख्तियार लोग हैं, अभी उनके पास टाइम है कि मामलात को मज़ीद हाथ से निकलने के बजाय पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चले जाए, एक मजबूत हुकूमत को लेकर आए और ये जो मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है उसको मज़ीद तबाही से रोका जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।